सबसे पहले ये विशेष साक्षात्कार आपको दिखाते हैं। देश भर में लोकसभा चुनावों को लेकर जो राजनीतिक पंडितों में चर्चा हो रही है, सभी एक मत से ये कह रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में अगर सबसे जटिल किसी प्रदेश का चुनाव है तो वो महाराष्ट्र का है। इतनी जटिलताओं, इतने बदलते समीकरणों के बीच जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी की मिलीजुली सरकार चल रही है, इस महायुति को लोकसभा चुनाव में कैसे पार लगाएंगे, ये जानने के लिए आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से। डीडी न्यूज के लिए समय निकाला, नमस्कार और स्वागत है आपका। धन्यवाद। दूरदर्शन के देश के इस प्रचार माध्यम पे। सबसे पहला सवाल इस चुनाव के लिए, क्या आपको लगता है कि आज जो महाराष्ट्र को लेकर कहा जा रहा है कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे जटिल ये चुनाव बन गया है पूरे देश में, इस जटिलता की शुरुआत आपसे हुई थी जिस दिन आपने अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाया, मुख्यमंत्री की शपथ ली? मैं तो कहूँगा कोई जटिलता नहीं है। महाराष्ट्र में जनता काम करने वालों को सपोर्ट करती है, डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, इसलिए मैं महाराष्ट्र में कई जगह जा चुका हूँ और फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ में मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति की सीटें सबसे ज़्यादा आएगी। जो माहौल है महाराष्ट्र में, डेवलपमेंट का माहौल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू है। जो महाविकास आघाड़ी में हमारी सरकार से पहले गवर्नमेंट ने सब कुछ ठप कर दिया था, सब काम बंद पड़े थे, सब स्पीड ब्रेकर डाल रखे थे, उसको सबको हमने उखाड़ दिया और पूरी तरह डेवलपमेंट का दरवाज़ा खोल दिया। और आज देख रहे लोग सब जगह काम शुरू है। अटल सेतु, समृद्धि हाईवे, मेट्रो कार शेड, कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। वो महाराष्ट्र की जनता के लिए और महाराष्ट्र के प्रगति के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऐसी योजनाएं हमने की, हमारी सरकार ने, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कामगारों के लिए, सभी लोगों को हमारी सरकार ने लाभ देने का निर्णय लिया। लाभ भी शुरू हुआ। इसलिए राज्य में जो पहले सरकार में नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी अब दूर हो चुकी है। काम करने वाली सरकार आई है, सुनने वाली सरकार आई है। पहले तो कोई सुनवाई नहीं थी और इसीलिए सुनवाई नहीं थी, इसलिए तो हमने निर्णय ले लिया। जो विचारधारा होती है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, जो आइडियोलॉजी है, सेम आइडियोलॉजी, लेकिन उद्धव जी ने उसको छोड़ दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए और कांग्रेस का साथ पकड़ लिया। मुख्यमंत्री जी, आपने उद्धव जी का नाम लिया, इसलिए समझना चाहती हूँ कि जब आपने यहाँ सरकार बनाई भाजपा के समर्थन से, तो ये ठीक है कि अधिकांश जो एमएलएज और एमपीज थे वो आपके साथ आ गए और इसीलिए आपका जो शिवसेना का जो धड़ा था उसी को आधिकारिक शिवसेना का वो भी मिल गया, रिकॉग्निशन भी मिल गया। लेकिन वो ये कहते हैं कि एमएलए एमपी तो आपके साथ हैं, लेकिन जो शिवसेना का वास्तविक जमीनी काडर है और शिवसेना का जो पूरे प्रदेश में समर्थक वर्ग है, वोटर है, उसकी जो सिंपैथी है, उसकी सहानुभूति उद्धव जी के साथ चली गई और आपके पास केवल पावर वाले लोग रह गए। ये तो सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश उन्हीं की तरफ से हो रही है। घर में बैठने वाले लोगों के साथ कोई सिंपैथी नहीं होती, फेसबुक लाइव करने वालों के साथ सिंपैथी नहीं होती, फील्ड पे काम करने वालों के साथ सिंपैथी होती। लोगों को क्या चाहिए? काम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, स्कीम्स चाहिए। गाली गलौज, आरोप, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और आज हमारी सरकार काम कर रही है। और आज आप कैडर की बात करेंगे तो हजारों लाखों शिवसैनिक रोज हमारे साथ आ रहे हैं, हमारी पार्टी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बाला साहब ठाकरे जी के विचार है, हमारे पास उनकी आइडियोलॉजी है और हमारे पास डेवलपमेंट है।
आज अगर उनके साथ सिंपत्ति होती तो ग्राम पंचायत के चुनाव जब हो गए तो हमारी महायुति सबसे नंबर पे आगे नंबर पे थी, पहले नंबर पे थी। उनका तो नंबर ही कहाँ गायब हो गया पता नहीं। जब आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली उस समय और उसके बाद कई महीनों तक आपको लेकर भी बहुत ही व्यक्तिगत हमले और उसमें भी बड़े कटु विशेषण आपके बारे में, बहुत से नेम कॉलिंग हुई आपको लेकर भी। तो आप जब अपनी जर्नी को देखते हैं, अपनी राजनीतिक यात्रा को, आप एक बहुत साधारण परिवार में आपकी जड़ें, किसान का बेटा हूँ मैं, किसान परिवार से आते हैं आप और एक आम कार्यकर्ता की तरह आप काम करते रहे। स्वर्गीय बाला साहब जी के नेतृत्व में आपने काम किया, उद्धव जी के नेतृत्व में भी बहुत साल तक आपने पार्टी की सेवा की और अब आप मुख्यमंत्री के पद पे हैं। जब इस तरह के नाम, ऐसे विशेषण आपको दिए जाते हैं तो कुछ तो मन में कचोटता होगा। देखिए, जो विशेषण वो हमें लगाते हैं वो लागू उनको होता है, क्योंकि 2019 को मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना बीजेपी को दिया था और खुद के स्वार्थ के लिए, कुर्सी के मोह में, कुर्सी पाने के लिए उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया, इस महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजीर कोप दिया। तो जो हमें बात करते हैं वो तो लागू उनको होता है। लेकिन आपने भी तो उनके साथ सरकार में आप रहे, आपने पूरा रहे समय दिया उनको। बिल्कुल, लेकिन जब पार्टी में रहने के, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, अधिकार तो उनको थे। पूरे अधिकार का इस्तेमाल शिवसेना बढ़ाने के लिए नहीं किया उन्होंने। शिव सैनिकों पर अन्याय हो रहा था, कई शिव सैनिक जेल में जा रहे थे, ये बैठे थे अपने कुर्सी पे। विधायक बोल रहे थे हम कैसे फेस करेंगे हमारे मतदाताओं को, काम नहीं करेंगे, फंड्स नहीं मिलेंगे तो प्रकल्प कैसे होंगे, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। ये सब चारों बाजू से ये सब हुआ और उनको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी थी, ना शिवसैनिक प्यारा, ना विधायक प्यारा, ना राज्य प्यारा। मुख्यमंत्री तो ऐसी हालत में बहुत दिलचस्प बात आपने शुरुआत में कही कि सुनवाई वाली सरकार जो लोगों की बात सुनती है। आम तौर पर मैं कम से कम 2-2.5 दशकों से ये एक कॉमन टिप्पणी हर मुख्यमंत्री की सुनती आती हूँ, वो किसी भी पार्टी से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी सीएम की पहली शिकायत होती है कि केंद्र में सुनवाई नहीं होती। आपने तो एक बड़ा फैसला लिया और उस पार्टी के साथ आकर सरकार में है जिसका केंद्र में भी है और डबल इंजन की सरकार बीजेपी का एक बड़ा नारा भी है। आप जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश से संबंधित, प्रदेश के हित का कोई मुद्दा लेकर जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, विकास की बात करते हैं, उनके साथ जो आपका अभी तक का अनुभव है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही पॉजिटिव, प्रैक्टिकल और सकारात्मक उनका इस महाराष्ट्र राज्य के साथ लगाव है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल है डेवलपमेंट के लिए। यह पूरी तरह महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है और इससे ये स्टेट का विकास होना चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री चाहते हैं। हमारा हर एक प्रस्ताव हमने भेजा हुआ उससे मान्यता मिलती है, सैंक्शन किया जाता है। रेलवे का हो, रास्ते का कनेक्टिविटी हो, वंदे भारत हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, सिंचाई के प्रकल्प हो, किसानों के प्रस्ताव हो, हर प्रस्ताव को मान्यता मिलती है, क्योंकि एक डबल इंजन की सरकार, एक विचारधारा की जब सरकार होती है, हमारी इच्छा क्या है, इस राज्य के सभी लोगों के जीवन में बदलाव आए, सब सुखी हो जाए, इस राज्य में सभी जगह प्रोजेक्ट शुरू हो जाए जो बंद पहले सरकार ने किए हुए थे। अभी पूरी तरह इस राज्य में इतने इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू है, देश में नंबर 1 महाराष्ट्र है। तो सर, ये डबल इंजन का व्यवस्था चलती रहे, इसके लिए महाराष्ट्र से लोकसभा में कितने प्रतिनिधि पहुंचने वाले हम तो चाहते हैं, हमारा मिशन 45 है और निश्चित रूप से माहौल हम देख रहे हैं, अच्छा माहौल है और लोग चाहते हैं कि लोग डेवलपमेंट को साथ देते हैं, काम करने वालों को साथ देते हैं, सुनने वालों को साथ देते हैं
और हमारे तो ये बताइए, आपके महाराष्ट्र के बहुत स्थापित और जाने माने पत्रकार और संपादक बुद्धिजीवी ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि 2 फेज के मतदान के बाद कुछ तो ऐसा फीडबैक हुआ है कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी को महाराष्ट्र की पूरी जो चुनाव व्यवस्था है उसको एकदम अपने हाथों में लेना पड़ा है, क्योंकि अब वो और रिस्क नहीं लेना चाहते जो बचे खुचे जो चरण रह गए। ये सब गलत फहमी है। आपको मैं विश्वास के साथ कहूँगा, दावे के साथ कहूँगा, इस महाराष्ट्र से मेजॉरिटी सीट महायुति को मिलेगी, क्योंकि हमारी सरकार ने काम किया है 2 साल में, और 10 साल में मोदी जी ने केंद्र में जो काम किया है कांग्रेस ने 50-60 साल में नहीं किया, और इसलिए देश का नाम जो पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। आज ये चुनाव जो है, लोग क्या देखते हैं, ये सिर्फ कोई एक चुनाव क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये देश के विकास का चुनाव है, देश के प्रगति का चुनाव है, और मोदी जी के हाथ मजबूत करने का चुनाव है, ताकि भारत मजबूत हो, भारत महासत्ता बने। ये संकल्प निर्धार मोदी जी ने किया है, और लोग देखते हैं सामने कॉम्पिटिटर कौन है, जो राजनीति बस टाइम पास के लिए करते हैं वो उनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ये जो इंडिया अलायंस है वो कहते हैं कि 1-1 साल का प्रधानमंत्री बनाए। ये क्या कोई नगर पालिका है, क्या महापालिका है, क्या कॉरपोरेशन है? सर ये बताइए, बीजेपी के साथ तो कहा जाता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समीकरण आपके फिर भी काफी हद तक सुचारू रूप से चले, लेकिन बार बार ये चर्चा में आती है कि जब से अजित पवार जी एनसीपी से टूटकर आए और अब तो उन्हीं के पार्टी को आधिकारिक एनसीपी का दर्जा मिला है, आपके और उनके बीच कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है कि जो सरकार का बैलेंस है वो वैसा नहीं रहा जैसा आपके और भाजपा के बीच में चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी काम करने वाले हैं, अजित पवार भी काम करते हैं, वो भी पॉजिटिव और प्रैक्टिकल है, हार्ड वर्क करते हैं। और क्या चाहिए लोगों को? मैं सुबह से लेके देर रात तक काम करता हूँ, सुबह तक काम करता हूँ, वो सुबह आते हैं, वो जल्दी शुरुआत करते हैं। देवेंद्र जी हमारे दिन भर काम करते हैं। ये 24/7 चलने वाली सरकार है। पर सर ये तो रूटीन की बात है ना, दिनचर्या किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। यहाँ तो मामला तो दिल मिलने का, हृदय से मिलकर काम करने का। देखिए, इसमें हमारा मकसद क्या है? इस राज्य को आगे बढ़ाना, ये राज्य का विकास करना। अजित पवार आए क्यों उन्होंने साथ में क्यों आए? क्योंकि उन्होंने कहा हम मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे और राज्य का विकास हो रहा है, ये देख रहे। वो भी पहले साथ में थे हमारे सरकार में, तो उनको ये मालूम था कि पहले वाली सरकार क्या थी और अभी हमारी जो सरकार महायुति की है कितने पॉजिटिव है और प्रैक्टिकल है, इसलिए वो आए। और हमारा मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ इस राज्य का विकास करना, राज्य को आगे बढ़ाना। सर एक चीज जानना चाहती हूँ, अभी अभी जो यहाँ विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने एक बयान दिया यहाँ जब हमला हुआ था उसको लेकर, और शायद उनको तकलीफ थी उज्जवल निकम जी को उतारा गया है एक कैंडिडेट के रूप में, इसको लेकर उस पे बाद में आपकी भी प्रतिक्रिया आई और उसमें फिर कसाब को लेकर चर्चा हुई, ये सब बातें उसमें आई। कहीं ना कहीं क्या ये ज़रूरी है कि मुंबई का चुनाव हो या महाराष्ट्र का, हर बार चुनाव में पाकिस्तान को खींचना जरूरी होता है? पाकिस्तान का गुणगान कौन कर रहा है? फारूक अब्दुल्ला, वडेट्टीवार, कांग्रेस, ये देश में रहते, देश का नमक खाते और पाकिस्तान का गुणगान गाते, पाकिस्तान की बोली बोलने लग गए। तो ये तो दुर्भाग्य है, ये तो देशद्रोह है। इनको तो देशद्रोह के केस में जेल में डालना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला अगर बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास अणुबॉम्ब है, पाकिस्तान ने क्या चुड़िया भरी है, ये देश में है, हमारे देश के है या पाकिस्तान के? इसलिए मैंने कहा था ये कांग्रेस क्या कर रही है, जो कसाब जो हमारे मुंबई के ऊपर जिन्होंने हमला किया, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, वो कसाब के बारे में चिंता जताता है और हमारे जो शहीद हेमंत करकरे उनकी शहादत पे सवालिया खड़ा करता है। ये कौन सी देशभक्ति है?
और ये शहीदों का अपमान है, देशभक्तों का अपमान है। इसका भुगतान तो उनको करना ही पड़ेगा। तो यानी अब यही मुद्दा रहने वाला है बचे खुचे महाराष्ट्र में चुनाव के सभी चरणों में। हमारा डेवलपमेंट का मुद्दा है, हम चुनाव लड़ रहे डेवलपमेंट को लेके, हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट, और ये सब उनको पता है। अब हारने वाले हैं, फिर संविधान बदलेंगे, ये नए नए इशू ला रहे, नए नए सब बातें फैला रहे, क्योंकि उनको पता है कि महायुति ने विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, मोदी जी ने 10 साल काम किया है, इसलिए जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्धार। सर, जनता मोदी जी को तो शायद चुन लेगी, जैसा सभी पोल्स और सर्वे में आ रहा है, लेकिन बात ये चल रही है कि ये पूरे देश पे तो लागू होता है, पर महाराष्ट्र में तो दरअसल ये एक तरह का वार्म अप चल रहा है। असली लड़ाई तो तब होगी जब कुछ महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे, तब आप अपने आप को कहां पाएंगे? देखिए, अभी तो लोकसभा के चुनाव है, अभी हमारा एजेंडा यही है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से जाए, मोदी जी के हाथ मजबूत करे, ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी प्राथमिकता है, बाकी तो सब बाद में। चलिए मुख्यमंत्री जी, आपने चुनाव प्रचार के बीच हमारे लिए डीडी न्यूज़ के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार, और आपको जो मतदान जितने चरणों का रह गया है प्रदेश में, उसके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। जोर हमेशा कायम रहेगा।